नमस्कार, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और अब 10 जुलाई को राजस्थान का बजट पेश होगा। इस बजट के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल ने पूरे प्रदेश में अलग अलग वर्गों से बजट पर सुझाव लिए हैं। उन सभी सुझावों के आधार पर प्रदेश का बजट तैयार होगा। इस बजट से सभी वर्गों को उम्मीद है, लेकिन खासतौर से व्यापारी वर्ग की नज़र ज़्यादा है, क्योंकि बजट का सीधा असर ट्रेड और इंडस्ट्री पर पड़ता है। आज हम हैं यहाँ पर राजस्थान पीवीसी पाइप एसोसिएशन के कार्यालय पर, और आप देखेंगे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ट्रेड है और बहुत महत्वपूर्ण एसोसिएशन है जो पूरे राजस्थान में लगभग 50,000 से ज़्यादा इससे संबंधित ट्रेडर हैं, और इनके साथ साथ ही बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को ये रोजगार देते हैं और सरकार के लिए भी राजस्व संग्रह करने का, टैक्स का कलेक्शन करने का ये काम करते हैं। तो ये पीवीसी पाइप एक छोटा नाम है, लेकिन ये बहुत सारी जो बाथरूम फिटिंग्स हैं, किचन फिटिंग्स हैं, इससे संबंधित और भी आपके घर को, आपके ऑफिस की साज सज्जा में भी ये काम आते हैं। उपयोगी बहुत सारे उपकरण और ये तमाम जो उत्पाद हैं ये लोग सेल करते हैं, उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। या मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं कि आमतौर पर सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें या तो उपभोक्ता की बात होती है या फिर बड़े उद्योगपतियों की, निवेशकों की बात होती है, लेकिन ये बीच की जो कड़ी होती है, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर, ये सरकार के लिए और जनता के लिए सीधे तौर पर उपयोगी एक वर्ग है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उपेक्षित रह जाता है। आज हम इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट से। यहाँ पर चौधरी जी हैं आशीष कुमार, और ये जनरल सेक्रेटरी हैं, नवीन जी हैं अध्यक्ष हैं आरपीपीए के। तो इससे बात करें, सबसे पहले आशीष जी से बात करते हैं। आशीष जी, काफ़ी बड़ा ट्रेड है अभी तक ये आपका, क्योंकि ये बहुत कई कंपनियां इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन आपके जो व्यापारियों का संगठन है ये अनऑर्गेनाइज था, इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है आरपीपीए के माध्यम से। जी बिल्कुल, मेरा नाम अनीश चौधरी है, फर्म नेम मेरा लव एंटरप्राइजेस। आरपीपीए में जैसा आपने बताया मैं सेक्रेटरी की पोस्ट पे हूँ इस समय। जैसा आपने बताया, हम लोग होलसेलर्स का एक ग्रुप है जो कि पाइप का, सैनिटरी वेयर्स का, सीबी फिटिंग्स का, हम लोग सब जने इकट्ठे हुए हैं, एक मंच पे आए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी हमारे भाई बंधु हैं जो भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं या जितने भी मेंबर्स हैं, एक्चुअली हम लोग सब कॉम्पिटिटर्स हैं, परंतु हम लोग एक कॉमन मोटिव को लेकर के व्यापार में सुगमता लाने के लिए एक मंच पे सब जने इकट्ठे हुए हैं। और उसमें बहुत सारी, मतलब एक जो हमारी संस्था की विशेषता है, ये आपको प्रॉब्ली और कहीं नहीं मिलेगी, जो मैं आपके माध्यम से सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। हम लोग का व्यापार उधार में चलता है। अब उधार में सभी तरह के व्यापारी होते हैं। अब कुछ एक मछलियाँ होती हैं जिनकी वजह से पूरा तालाब गंदा हो जाता है। हम लोग, मोटिव ये है, हमारी संस्था का मोटिव, मतलब वन ऑफ द मोटिव है कि हम लोग उन खराब मछलियों को चिन्हित करें। अगर आज मेरे को किसी व्यापारी से या बिल्डर से या किसी कॉन्ट्रैक्टर से अगर मेरे को कोई परेशानी हुई है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे जो भाई बैठे हैं उनको ये परेशानी ना हो। मैं उनके साथ अपना, संगठन का उद्देश्य भी यही होता है कि आप सामूहिक रूप से यदि कोई समस्या है उसका समाधान एक अपने संगठन के प्लेटफॉर्म पर हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा यही उद्देश्य है कि हम व्यापार में सुगमता लाएं। आज उधार के बिजनेस में बहुत पैसा अटक जाता है। मैं सीधा आपसे ये बात करना चाहता हूं कि बजट है, बजट आने वाला, हम बजट के मुद्दे पर आते हैं सीधा, कि बजट में आप इस एसोसिएशन के माध्यम से क्या चाहते हैं ताकि आपका ट्रेड और आपके और भी जितने साथी हैं उन सब का व्यापार आगे बढ़े और स्मूथली आप काम कर पाएं। बिल्कुल, सब हम लोगों ने सब डिसाइड करा है। मैं चाहूँगा हमारे भाइयों से आप एक बार सारा डिस्कशन करें। नवीन जी, ये अध्यक्ष साहब के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो मुख्य मुद्दा है वो उठाएं और मुद्दे से ज़्यादा आप इसको सजेस्टिव रखें, सुझाव दें। सरकार को क्या सुझाव आप देना चाहेंगे इस बजट में? सबसे पहले नमस्कार, बीके शर्मा जी।
मैं जो हमारी एक बहुत ही विशेष सभी व्यापारियों की तरफ से अगर मैं बोलूं तो जो मांग है कि आज जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक सपना है कि अफोर्डेबल हाउसेज होने चाहिए, तो अफोर्डेबल हाउस में हमारा जो पीवीसी पाइप इंडस्ट्री है उसमें भी और जो लग्जरी है उसमें भी 18% जीएसटी लग रहा है। तो क्यों ना हमारे को इस जो बजट है इसमें रियायत दी जाए कि अफोर्डेबल हाउसेज में तो स्पेशली मतलब अगर जीएसटी ओवरऑल घर तो घर ही होता है, ओवरऑल अगर कम हो जाए तो बेस्ट है, बट स्पेशली जीएसटी अफोर्डेबल हाउसेज या लो हाउसेज एक ब्रैकेट होना चाहिए, वहाँ तक कम होना चाहिए। एक दूसरी बहुत बड़ी समस्या है, बड़े बड़े गोडाउन्स हमारे सबों के होते हैं क्योंकि पीवीसी पाइप्स और ऑल मतलब पीवीसी टैंक्स हो, पाइप्स हो, इस टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए एक बड़ा स्केल का गोडाउन होता है जिसमें नाना करते हुए 15-20 टाइप की अलग अलग लेबर्स होती हैं, ट्रांसपोर्टर होते हैं, अपने ओन व्हीकल्स होते हैं। क्यों ना हमें मतलब जब इतनी सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट सब चीज़ें करवाती है तो इस तरीके के जो वेयर हाउस है इसको उद्योग का दर्जा दिया जाए, सो दैट कि हम लोग भी रियायती दर पे बिजली का इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट ले सकें, रियायती दर पे इंश्योरेंस हो। हमें कुछ राज्यों में ये सरकार ने पहल की है कि वेयर हाउसेस को उद्योग का दर्जा दिया है। राजस्थान में भी ये मांग बड़े स्तर पर उठ रही है और वेयर हाउस एसोसिएशन और दूसरे औद्योगिक संगठनों ने भी ये मांग उठाई है और ये व्यवहारिक सी मांग है। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है और किस तरह के क्या बिजनेस है आपका? अमित गुप्ता हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ आरपीपीए का और मैं शंकर प्लास्टिक से हूँ। हम लोग वाटर टैंक्स एंड प्लास्टिक पाइप्स का पूरा सिस्टम जो है उसी को हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एक बहुत समय से एक बड़ी समस्या, ज्वलंत समस्या ही कहूँगा मैं इसको, कि देखिए हम सभी छोटे व्यापारी की बात मैं करना चाहूँगा, बड़े व्यापारी के लिए सभी बात करते हैं, हम लोग यहाँ मीडियम और छोटे व्यापारी की बात करें तो एक बड़ी समस्या ये है कि आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो आज हम लोग अगर कोई काम करके बैठे हुए हैं, कोई गोडाउन लेके बैठे हुए हैं या कोई शॉप लेके बैठे हुए हैं, अब उसके ऊपर कैसे किसी कस्टमर को पता लगेगा कि हम किस कंपनी का काम कर रहे हैं? उसके लिए एक माध्यम हमारे पास होता है कि हम साइन बोर्ड लगाते हैं हमारे शॉप के ऊपर। उस साइन बोर्ड के लिए बताना चाहूँगा कि कितनी बड़ी भ्रांति है कि प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी जो है वो 40 रुपये स्क्वायर फीट आती है और नगर निगम का जो चार्जेस है वो 279 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। तो आप देखिए क्या ये जस्टिफाइड है? हम उसको यूज ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि टैक्सेज इतना है, अगर लगा दिया गया तो टैक्स बढ़ने में व्यापारी की जान निकल जाती है और अगर लगा दिया तो उसको फाड़ दिया जाता है, नगर निगम के द्वारा हटा दिया जाता है। तो ये इतना बड़ा मुद्दा हो जाता है कि उसके लिए इंसल्ट अलग फील होती है। आसपास वाले देख रहे होते हैं साहब इनका बोर्ड उतार लिया गया, हटा दिया गया, और अगर चार्जेस देते हैं तो वो पोसाता ही नहीं है, कहाँ इतना बड़ा चार्जेस देगा आदमी। तो अगर ये एक छोटी सी समस्या इतनी बड़ी समस्या है तो इसके ऊपर मैं स्पेशली ध्यान देना के लिए कहूँगा कि इसको देखा जाए और इसके टैक्सेस को आप जीएसटी लेते हैं जीएसटी के बराबर कीजिए ना, जिससे कि हम लोग उसको यूज कर सके, कस्टमर को भी पता लगे कि ये व्यापारी इस कंपनी का काम कर रहा है। तो ये एक मेरी बड़ी समस्या है और ये बहुत समय से चली आ रही है। तो मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि इसके ऊपर ध्यान दे। साइन बोर्ड को लेकर कई बार ये मुद्दे उठते रहे हैं और इसमें बड़ी समस्या ये भी है कि इसका जो काम है वो प्राइवेट एजेंसीज को और ऐसी कंपनियों के लोगों को दे दिया जाता है जो ज़्यादा आपके तर्क और आपके जो व्यावहारिक बातें हैं उसको सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं और व्यापारियों को समस्या होती है इसके कारण। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है और किस तरह का बिजनेस है आपका? मेरा नाम रितेश जैन है, मेरी फर्म का नाम मास्टर प्लास्टो इंडस्ट्रीज़ है, हमें कुर्वो नाम से बाथ एसेसरीज आती है। मैं सरकार का ध्यान क्योंकि पीवीसी पाइप का अपने आप में बड़ा कारोबार है, लेकिन राजस्थान में आज एक भी डेडिकेटेड मार्केट पाइप का नहीं है, तो जबकि दूसरे राज्य सरकारों ने डेडिकेटेड पाइप का मार्केट दे रखा है रियायती दर पे। एंड हमारे यहाँ पे मतलब जो पाइप का व्यापार है अपन उसको शहर के अंदर नहीं कर सकते क्योंकि इसको लाने ले जाने, लोडिंग अनलोडिंग की बल्कि आइटम होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मैं सरकार का ध्यान इस तरफ लाना चाहूँगा कि क्या बोलते हैं जल्दी से जल्दी एक पाइप मार्केट के बारे में सरकार विचार करे और रियायती दरों पे हमको उपलब्ध कराए। तो ये एक ऐसी समस्या है कि पिकअप जो लोडिंग व्हीकल है वो 10 फीट के होते नहीं और पाइप 10 फीट से छोटे नहीं होते, यानी आपको इस तरह का जो ट्रैफिक पुलिस है
उसको परेशान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म एक तैयार है कि आप व्यापारियों को और ख़ासतौर से उपभोक्ताओं को भी इसके कारण परेशानी होती है। आप बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बालकृष्ण बाहेती है। और आपका नाम? बालकृष्ण बाहेती। मेरा भी नाम बीके शर्मा मुझे कहते हैं, लेकिन मेरा नाम भी बालकृष्ण है। मेरा पीवीसी पाइप का काम है। मैं ये चाह रहा था कि गवर्नमेंट ने अभी जो इनकम टैक्स का नया लॉ लागू किया है, उसके हिसाब से ये अभी मैन्युफैक्चर से ट्रेडर्स के ऊपर ही परेशान मतलब लागू हुआ है। इसको ट्रेडर्स टू ट्रेडर्स भी लागू होना चाहिए, तभी इसका सही मायने में पूरा उपयोग हो सकता है। तो बालकृष्ण जी को थोड़ा सा और बात अपनी मजबूती के साथ करनी चाहिए, क्योंकि मेरे नाम राशि हैं आप। और तो चलो आप वापस से आपके पास आएंगे। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है और आपका क्या बिजनेस है? मेरा नाम MS राठौड़ है और यही PVC पाइप का हमारा बिजनेस है। मैं आज RPPA की तरफ से एक बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के साथ में, वो उपभोक्ता के साथ में भी है, ट्रेडर के साथ में भी है और मैन्युफैक्चरर के साथ में भी है। और जो इतनी बड़ी समस्या है कि आज जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है वो जयपुर शहर नहीं, उदयपुर, जोधपुर, जो भी कोटा बड़े सिटीज़ हैं, सब में आज जो कंस्ट्रक्शन होता है वो हर एरिया के अंदर होता है और वो अंदर का एरिया ही होता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी। तो उसमें स्कूल भी बनते हैं, हॉस्पिटल भी बनते हैं और रेजिडेंशियल फ्लैट और विलाज भी बनते हैं। तो उसका जो मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या है हम लोगों के सामने और कस्टमर के सामने भी, क्योंकि आज हमारा जो पाइप है वो एक स्टैंडर्ड लेंथ है जिसका हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। वो 10 फीट की लेंथ आती है। 10 फीट की लेंथ लोडिंग के लिए आज ऑटो, टेम्पू, टैक्सी जो भी हायर करते हैं उसकी लेंथ इतनी होती नहीं है और उसकी एक बहुत बड़ी परेशानी ले जाने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में। कभी आपने ये यहाँ जो नगर प्रशासन में ये मुद्दा उठाया है क्या, और उनकी तरफ से क्या रिप्लाई मिलता है आपको? सर, ये हमने हमारे संगठन के द्वारा हमने समय समय पर जब भी हमें इस तरह का मौका मिला बताने के लिए, हमने प्रशासन के ध्यान में हमने ये चीज़ लाई है, बताया भी है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई समाधान ठोस निकला नहीं है। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा आप प्रशासन से कि ये इस समस्या के बारे में जरूर कोई न कोई समाधान करे, क्योंकि ये केवल हमारी व्यापारी की समस्या नहीं है, ये कस्टमर की भी है, आम जनता की भी है। आज मुझे ऐसा लगता है राठौड़ साहब, मैंने इसलिए आपसे ये सवाल भी पूछा था कि ये एक व्यवहारिक सी समस्या है। शायद मुझे लगता है कि अधिकारी पढ़े लिखे इतने जिम्मेदार पदों पर रहते हैं, यदि उनको ये व्यवहारिक तौर पर इसको सही तरीके से उनके बीच में रखा जाए तो शायद इस समस्या का समाधान निकल सकता है। इसलिए आप बताइए सर, क्या आपका व्यापार है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम गोयल है और मेरा भी पाइप का काम है। हमारे सामने समस्या ये आ रही है कि हम सभी होलसेलर व्यापारी हैं और अधिकतर व्यापारी सब PDC चेक पर काम करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे काफ़ी सारे चेक डिसऑनर हो जाते हैं। और यदि हम इन चेकों को कभी लीगल या कानून के रूप में जा रहे हैं तो हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है कि वो चेक का केस कितने समय चलेगा। 5 लाख का चेक है, 2 लाख का चेक और केस चल रहा है 10-15 साल। मेरा सरकार से इतना निवेदन है कि इन लीगल केस के ऊपर एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि इतने समय में तो इन केसों का, इन चेकों का निवारण या समाधान होना चाहिए, जिससे कम से कम व्यापारियों का फंड फ्लो समय पर है या हमारा फंड फ्लो खराब नहीं हो। ये चेक बाउंस एक बड़ी समस्या है और हर ट्रेड की ये समस्या है। सरकार को इसके ऊपर गंभीरता से विचार जरूर करना चाहिए। आप बताइए सर, आपका नाम क्या है और किस तरह का आपका बिजनेस है? मेरा नाम विजय अग्रवाल है, पाइप का मेरा काम है और मैं सरकार का जो है ध्यान इसको और करवाना चाहूँगा कि जो GST के लिए हमारे यहाँ पे जो सर्वे होते हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सर्वे तो हो जाते हैं, बाद में हम रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें कुछ हम इनपुट उसके ले लेते हैं, लेकिन जो इनपुट लेने के बाद में जो चीज़ आती है कि भाई रिटर्न हम जब दोबारा फाइल करते हैं तो उसको डिसअलाउ कर दिया जाता है, जो हमारे लिए वो एक सरदर्द का काम हो जाता है। पहले हम उसको इनपुट ले लेते हैं और उसको बाद में डिसअलाउ कर दिया जाता है, तो वो एक सरकार को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये GST से संबंधित भी कई विसंगतियां हैं। हालांकि ये सीधे तौर पर राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन फिर भी सरकार GST काउंसिल में इस बात को रख सकती है। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है और किस? मकान मोदी है, मेरा सैनिटरी होलसेल पाइप होलसेल का काम है और मैं सरकार का ध्यान मुख्य रूप से इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि सरकार को जो मोटा टैक्स इनकम आती है वो पाइप और सैनिटरी व्यापारियों की तरफ से आती है
और पाइप एसोसिएशन व्यापारी जो है टाइमली पेमेंट टैक्स का जो जमा कराते हैं, सबसे ज़्यादा मुख्य रोल उनका है। तो टाइमली पेमेंट जमा कराने पर टैक्स बेनिफिट हमें बिल्कुल नहीं मिलता है, किस तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो मैं सरकार का ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि हम लोग टाइमली पेमेंट जमा कराते हैं और मार्केट से हमको 3-3 महीने में पेमेंट आता है, तो हमारे लिए कोई ऐसी स्कीम होनी चाहिए ताकि टाइमली पेमेंट टैक्स जमा कराने पे हमें कुछ इंसेंटिव दिया जाए। तो ये इंसेंटिव भी दिया जाए, और क्योंकि ये जो व्यापारी हैं ये टैक्स कलेक्टर हैं, सरकार के लिए राजस्व का संग्रह करते हैं और उनके खजाने में डालते हैं, तो अगर इनको कोई इंसेंटिव जैसी कोई योजना दे तो शायद और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। एक नैतिक इस तरह का सुझाव है, शायद सरकार इस तरह के बजट में ये प्रावधान करे तो अच्छा रहेगा। आप बताइए सर, आप क्या करते हैं? जी, मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता, मेरा वो पाइप का ही होलसेल का ट्रेडिंग का काम है। मैं ये चेक बाउंस के ऊपर कड़ी नियम बनाने चाहिए सरकार को, क्योंकि चेक बाउंस एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर चेक बाउंस ही नहीं होंगे तो हमारा बिजनेस भी इजीली आसानी से चल सकेगा। चेक बाउंस के पीछे फर्जी फर्म, बोगस फर्म, इस तरह की बातें आती हैं और वो भी एक बड़ी एक समस्या है। आप यहाँ देखेंगे कि इस कार्यालय में सीधा प्रसारण का भी ये इंतजाम किया हुआ है। ये चर्चा समाचार प्लस पर इसका सीधा प्रसारण किया जा रहा है और ये चर्चा फिलहाल हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। पर हमारी ये बजट पर चर्चा जारी है। इस बीच में ये ब्रेक हुआ था तो चाय का भी दौर यहाँ शुरू हो गया। तो जिस तरह की चाय की चुस्कियों के बीच बातचीत करने का अपना एक आनंद है, तो ये हम भी इसी आनंद के साथ में कोशिश करेंगे कि जब बजट आए और उसके बाद में भी जब प्रतिक्रियाएं ले व्यापारियों की, तो इसी तरह से खुशनुमा माहौल हो और इसी तरह की सौगातें इस बजट में ट्रेड और इंडस्ट्री को मिले। अनीश चौधरी जी, मैं पिछली बार आशीष जी, क्योंकि अनीश जी के नाम में थोड़ी सी त्रुटि रही, लेकिन इस बार में हमने करेक्शन कर लिया है। अनीश जी, आप बताइए कि महासचिव हैं आप, बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए राजस्थान में ताकि ट्रेड और इंडस्ट्री आगे बढ़े, ताकि जो रोजगार है उसका भार भी सरकार के ऊपर ना रहे, निजी क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे रोजगार मिल सकें? जी, जैसे पिछले राउंड में हमारी बात हुई कि हमारे वेयर हाउसेस को उद्योग का दर्जा मिले, तो सरकार, पर्टिकुलरली राजस्थान सरकार का थोड़ा सा कम रुझान दिखता है व्यापारियों के प्रति। व्यापारियों, मतलब हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी सबसे ज़्यादा महंगी है, रियायती दरों पे ज़मीनें भी नहीं हैं, डीएलसी रेट्स आसमान छू रही हैं। अब इस वजह से क्या है कि ट्रेड करना इतना आसान रहा नहीं है। हम यही बोलेंगे कि हमें उद्योग का दर्जा मिला जाए और सरकार को ये देखना चाहिए कि व्यापारी को क्या सहूलियत दे सकती है। हम बहुत टैक्स पेइंग में हम लोग बहुत कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन फिर भी हम हमेशा उपेक्षित ही रहते हैं। और हम कोई रियायती दर मांग रहे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा, हम कोई किसी से कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे हैं। हमारा अधिकार समझ करके हम अपनी सरकार से मांग रहे हैं, हमें उद्योग का दर्जा दीजिए, सिंगल विंडो सिस्टम स्टार्ट करिए राजस्थान में, रियायती दरों पर हमारे को बिजली मुहैया कराइए। राजस्थान में बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत ग्रोथ कर सकता है राजस्थान, बट फिर भी हम लोग अभी भी एज स्टेट वाइज बहुत पिछड़े हुए ही कहलाते हैं। तो सरकार को व्यापार को बढ़ावा दे, बहुत हम लोग बहुत, अगर राजस्थान को आगे बढ़ाना है, व्यापार को आगे बढ़ाना है, तो आप व्यापारियों को सहूलियतें दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए, ताकि यहाँ रोजगार और व्यापार आगे बढ़े। नवीन जी, क्या कहेंगे आप? मैं अभी जो लास्ट टाइम जो हमारी बातचीत हुई वो अभी अनीश जी ने सब रिपीट किया। मैं इसके अलावा एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि सरकार जो माननीय भजन लाल जी हैं, वो इन चीज़ों पे भी ध्यान दें कि जितने भी आज कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं तो वहाँ पे स्पेशली वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का कोई एक नियम बनाया जाए। नियम तो है पहले से, नहीं, वो लागू नहीं है। वो चाहे छोटा हो हाउस है, चाहे बड़ा हो, और उसमें मतलब नियम है, हो सकता है, मतलब मेरी जानकारी में नहीं है, बट नियम में कोई, जैसे आज सोलर के ऊपर हमारे को, उसमें शायद कोई 300-400 वर्ग गज के ऊपर के कंस्ट्रक्शन के ऊपर हार्वेस्टिंग बनाना जरूरी है, ऐसा कुछ है?
मैं आपसे 100 या 200 वर्ग गज के अगर है उन पर वो लागू नहीं होता, ऐसा कुछ? शर्मा जी एक्चुअल में बट वो शायद पेपर्स में है, एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि हम लोग आज इस इंडस्ट्री को ड्राइव कर रहे हैं, पीवीसी पाइप इंडस्ट्री को, तो हमारे पास तो कोई ऐसी डिमांड्स नहीं आती है कि वाटर हार्वेस्टिंग कहीं 800 गज का मकान बन रहा है या कोई बिल्डर का बन रहा है तो हम वहाँ सप्लाई कर रहे हो। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पाइप तो चाहिए, हमारे पास डिमांड ही नहीं आती, पाइप की डिमांड ही नहीं आती वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। आज आप देखिए कि जयपुर का जो वाटर लेवल है कितना नीचे होता जा रहा है, हमको उससे दो बेनिफिट मिलते हैं। वाटर लेवल एक तो ऊपर आता है, दूसरा आज वाटर हार्वेस्टिंग का घर घर में अगर उपयोग होता है तो हमारा पीवीसी पाइप का भी कंट्रीब्यूशन है, जो उसका टर्नओवर है वो बढ़ता है। एक अच्छा सुझाव है वाटर हार्वेस्टिंग, और राजस्थान जैसे ये जैसी जो मरुधरा है, यहाँ पानी कम होता है, बारिश कम होती है, तो ऐसी में यदि वाटर हार्वेस्टिंग होगा तो इससे जल स्तर, भूमि का जल स्तर बढ़ेगा, जो इस समय राजस्थान के साथ में और भी प्रदेशों की बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? शर्मा जी, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूँगा, राजस्थान जैसे आपने बोला कि इस तरह का प्रदेश है जहाँ बारिश कम होती है, गर्मी तेज पड़ती है, तो जब भी गर्मी तेज पड़ती है सालों से हम देखते आए हैं कि बिजली संकट गहरा जाता है। बिजली संकट गहराते ही उद्योगों में बिजली की कटौती चालू कर दी जाती है। ऐसे में जैसे हम ही बात करें कि हमारा उद्योग जो है वो हम वाटर टैंक्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उस समय पे जिस समय स्टेट को बहुत ज़्यादा वाटर टैंक्स की सप्लाईज की ज़रूरत होती है उसी समय बिजली कटौती हो जाती है। 8 घंटे की बिजली कटौती अभी उद्योग में चल रही है, उस समय हम सप्लाईज ही नहीं दे पाते हैं। सप्लाईज नहीं दे पाते हैं तो आज एक कस्टमर्स को बिजली कटौती एक बड़ी समस्या, क्या कहेंगे आप? हाँ, जैसा कि सर ने बताया, अनिल सर ने, कि क्या बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ सरकार ध्यान दे, इसके कानूनों को और कड़ा करे। उसी कड़ी में क्या है, कम बारिश है राजस्थान में, उसके बावजूद जब भी बारिश आएगी तो अपना ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है, जगह जगह पानी भर जाता है। तो ये भी एक समस्या है, ड्रेनेज सिस्टम की भी समस्या है शहर में, न केवल राजधानी जयपुर में बल्कि और भी शहर में, कस्बों में ये एक समस्या है। सरकार इसे गंभीरता पूर्वक विचार करे और बजट में कुछ ऐसा प्रावधान करे ताकि ये समस्याएं दूर हैं। तो यहाँ आरपीपीए के इस कार्यालय पर आरपीपीए के प्रतिनिधियों ने बजट पर अपने सुझाव दिए हैं। देखना है बजट में इनके सुझावों पर कितना अमल हो पाता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।